हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 21 ही चल रहा है ना। हाँ, उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में विशिष्ट चालकता तक पढ़े थे और हमने कहा था कि अगले वीडियो में उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन और सेलों का संयोजन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, जिससे हम लोग प्रतिरोध यूज़ करते हैं ना, परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं। तो कई सारे प्रतिरोध लगाना होगा, तो उनके कंडीशन कैसे लगाएंगे, उसको किस क्रम में लगाएंगे। तो ठीक है, तो प्रतिरोधों के संयोजन का दो क्रम है आपका, यानी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। यह कितने प्रकार से हम लोग करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, ठीक है। हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला कि हम लोग श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं, या प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम। यही आपका दोनों क्रम सेलों का संयोजन में भी चलेगा, ठीक है, कि सेलों का संयोजन भी हम श्रेणी क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो आप लोग संधारित्र का भी संयोजन पढ़े होंगे कि संधारित्र का भी संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमको यहाँ से मेन मुद्दा ही निकलना है कि जब हम समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे प्रतिरोधों का, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, या क्यों यूज करते हैं हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोधों का, ठीक है। तो देखिए, पहले तो हम जब प्रतिरोध कई सारे हैं, आपको पता है प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी धारा को कम करता है, ठीक है। तो मान लीजिए धारा बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है? धारा बहुत ज़्यादा आ रही है, और आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाना है उस परिपथ में, तो भाई यदि वो ज़्यादा उतना लोड नहीं ले पाएगा तो जल जाएगा, तो धारा के मान को कम करना पड़ेगा, ठीक है। धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज, क्योंकि समानुपाती होता है, धारा का मान ज़्यादा है, इसका मतलब वोल्टेज भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, धारा को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिरोधों को बढ़ाएंगे। अब प्रतिरोध किस क्रम में बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम का हम यूज करते हैं कब? प्रतिरोध का मान बढ़ाने में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने में, ठीक है। और समांतर क्रम का कब यूज करते हैं? प्रतिरोध का मान को घटाने में। तो श्रेणी क्रम का यूज कब करते हैं हम लोग? प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तब, प्रतिरोध को बढ़ाने में, प्रतिरोध को बढ़ाने में, ठीक है। अब देखिए, इस क्रम को कैसे हम लोग करते हैं, कैसे संयोजित करते हैं? तो देखिए, जितने भी प्रतिरोध होंगे, ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 जितना भी प्रतिरोध होगा, जैसे मान लीजिए पहला प्रतिरोध है, ठीक है, तो इसका दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा। जैसे एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, ठीक है, ऐसे करते करते एक ये भी प्रतिरोध है। तो देखिए, ये जो पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दे? जोड़ दे। उसी तरह इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। उसी तरह इसका ये सिरा ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो श्रेणी बनेगा, ये जो समायोजन बनेगा, इस समायोजन को हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन ये है। जैसे मान लीजिए प्रतिरोध हमारा R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3 है। ऐसे करते करते ये मान लेते हैं Rn है, यानी जितना नंबर आप यूज कर सकते हैं प्रतिरोधों का, ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें जो होता है, यहाँ पे जो धारा निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे जो धारा हम जिस I को डालेंगे, ठीक है, वही धारा यहाँ पे भी निकलेगी, ठीक है, वही धारा यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। यानी इसमें धारा का मान नहीं बदलता है। यानी हर प्रतिरोधों में I धारा आई है तो इसमें भी I धारा जाएगी, इसमें भी I धारा जाएगी, इसमें भी I धारा जाएगी, इसमें भी I धारा जाएगी। यानी इसमें धारा का बंटवारा नहीं होता है। बंटवारा किसका होता है? तो विभवांतर का। पहले प्रतिरोध में जो विभवांतर हो जाएगा इन दोनों के सिरों के बीच, वो V1 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच अलग विभवांतर निकलेगा तो ये V2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इस प्रतिरोध के भी विभवांतर अलग आएगा तो इसको V3 कर देंगे। इस प्रतिरोध के भी क्या आएगा? अंदर अलग विभवांतर आएगा तो इसको Vn कर देते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में, बात बस ये आप लोग याद रखिएगा
कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो प्रतिरोधों को बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, धारा का मान नहीं बदलता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता है। जी हाँ, आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं बदलता है, किसका मान नहीं बदलता है, धारा का मान नहीं बदलता है। आप जबकि आपका जो विभवांतर होता है हर प्रतिरोध में अलग अलग होता है, ठीक है। यदि हमें तुल्य विभवांतर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सारे विभवांतर को जोड़ देंगे। यानी हम तुल्य विभवांतर निकाले तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे डॉट डॉट Vn, ठीक है। जितना प्रतिरोध रहेगा उतने को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा। लेकिन तो हम तो जनरली मेन इसमें प्रतिरोधों के लिए हम संयोजन करते हैं कि प्रतिरोध बढ़ाए घटाए, तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालें। तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम के लिए, इन जितने भी प्रतिरोध है जिसका जितना मान होता है इसका, ठीक है। मान लीजिए R1 का मान कुछ भी कितना हो, ओम हो, 2 ओम 3 ओम, इसका मान जितना भी हो 5 ओम 6 ओम जिससे भी हो, तो क्या करते हैं कि जितने प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनके मानों को हम जोड़ दें, ठीक है, सिंपली जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाता है। क्या, तो हम यहाँ से तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लिख सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने नंबर तक, ठीक है। ये दो फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग ऑप्शनल के लिए बात ध्यान में रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम में धारा होती है वो समान होती है, धारा का बंटवारा नहीं होता है। बंटवारा किसका होता है, विभवांतर का। हर प्रतिरोध में देखिए R1 में V1 है, R2 में V2 है, R3 में V3 है, Rn में Vn है, ठीक है। इसमें विभवांतर का बंटवारा होता है, धारा का नहीं। इसलिए हम लोग जो घरों में वायरिंग करते हैं श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हमें सबको सेम वोल्टेज देना है, ठीक है, सेम वोल्टेज देना है। तो इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो समांतर का। समांतर क्रम का हम यूज क्यों करते हैं, प्रतिरोध के मान को घटाने के लिए, प्रतिरोध को कम करने में। कई सारे प्रतिरोध हैं, ठीक है, प्रतिरोधों का मान ज्यादा हो रहा है उनको यूज करने से, तो प्रतिरोध का मान घटाएं तो हमको धारा ज़्यादा मिलेगी। तो क्या करेंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। समांतर क्रम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए समांतर क्रम कैसे जुड़ता है, तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका एक सिरा, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको एक सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे समायोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समायोजन। जैसे देख लीजिए, ये एक प्रतिरोध है हमारा, एक ये प्रतिरोध है, एक ये है, तीन ही पे देख लीजिए, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं R1, R2 और R3। तो क्या करेंगे, इसका जो पहला सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे, एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये जो दूसरा सिरा है इसको भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में बात ध्यान में आपको रखने वाली ये है कि इसमें जो होता है वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है, ठीक है। जितना वोल्टेज जाएगा सब में जाएगा, ठीक है। इसमें भी वोल्टेज जाएगा, इसमें भी, इसमें भी निकल जाएगा। इसलिए हम लोग जो घरों का वायरिंग करते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में करते हैं ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट को समान वोल्टेज मिल सके, ठीक है। इसमें बंटवारा किसका होता है, धारा का। R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित होगी, R2 प्रतिरोध में I2 धारा, R3 प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हम में ये यहाँ से निकलता है कि जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, इसमें वोल्टेज का भी बंटवारा नहीं होता है। बंटवारा किसका होता है, धारा का बंटवारा होता है, ठीक है, धारा का। देखिए यहाँ पे हम लोग जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तो इसका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R। 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितना प्रतिरोध रहेगा Rn तक, ठीक है। ये होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। बात समझ में आई है। देखिए इसमें तो वोल्टेज तो सबके लिए समान होता है, तो वोल्टेज तो हम निकालने नहीं कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि वोल्टेज का बंटवारा तो नहीं हो रहा है, ठीक है।
धारा का बंटवारा हो रहा है तो धारा को ऐड कर देंगे। देखिए बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कम आता है। जैसे मान लीजिए इसका 2 ओम है ना, इस R1 का मान लेते हैं मान 2 ओम है, तो जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाले, इसका मान लेते हैं 3 ओम है, इसका मान लेते हैं 5 ओम है। जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना तो इसमें से सबसे ये 2 ओम है ना सबसे कम, इससे भी कम आएगा तुल्य प्रतिरोध। यानी जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या आता है, कम आता है, कम आता है। इसलिए जो हमने बोला कि जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोध को कम करने में किया जाता है, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा इनसे भी कम आएगा, क्या आएगा, इनसे भी कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला नोट कर लेना है कि समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका फार्मूला सबको जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा, और समांतर क्रम संयोजन के लिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। आपको 2 ज़्यादातर देते हैं, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो उसको आप डायरेक्ट निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि समांतर क्रम के लिए, ठीक है, उसको ऐसे यहाँ पे देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इतना ही होगा ना 2 प्रतिरोधों के लिए। तो इसको हम लोग करते हैं तो आता है R1 गुणे R2 बटे में R1 प्लस R2। ये होता है तुल्य प्रतिरोध जब 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तब, ठीक है। श्रेणी क्रम तो आसान है, डायरेक्ट जोड़ देंगे तो जितना भी प्रतिरोध रहे उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। लेकिन समांतर क्रम के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 तो होगा तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन 2 के लिए आपको डायरेक्ट निकालना होगा R बराबर, ठीक है। तो R बराबर निकाल देंगे R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ से आप निकाल देंगे 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट यहाँ से रख के। बात समझ में आई है? तो चलिए इतना नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए देखते हैं हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल r से सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए भाई आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। धारा के मार्ग में रुकावट करने वाला, उसे क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। तो धारा के मार्ग में हम लोगों को जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो बाह्य परिपथ में हो गया। सेल में क्या होता है कि जो सेल में हम विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी बैटरी है तो उसमें हम लोग जो विद्युत अपघट्य यूज़ किए रहते हैं, विद्युत अपघट्य यूज़ किए रहते हैं, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, ये विद्युत अपघट्य में क्या होता है, डूबा होता है। तो ये जो विद्युत अपघट्य होता है ये क्या करता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, यानी धारा को कम करने लगता है ये विद्युत अपघट्य भी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इससे हम लोग किसी लोड को, ठीक है, ऐसे कनेक्ट किए हैं तो पहली बात तो इस परिपथ में भी एक प्रतिरोध लगेगा जिसको हम बाह्य प्रतिरोध कहेंगे, ठीक। और एक इस विद्युत अपघट्य में क्या कर रहा है, इस धारा को रोकने का कार्य कर रहा है, इसी को मान को कम कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि ये सेल में हो रहा है ना, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो प्रतिरोध होता है इसी के कारण जो होती है, ठीक है, ये जो धारा को कम करता है, इसी के कारण जो ये कम करता है जितना धारा को, वो क्या करती है, ऊष्मा के रूप में, ठीक है, ऊर्जा के रूप में आपको बाहर निकल जाती है, ठीक है। बात समझ में आई है? तो जिस तरह ये जो बाह्य प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी तरह किसी बैटरी के अंदर जो उसमें विद्युत अपघट्य या घोल का प्रयोग करते हैं वो भी क्या करता है, जो सेल द्वारा हम लोग ऊर्जा लगाते हैं ना विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, विद्युत वाहक बल, उसके मान को कम कर देता है, ठीक है। उसके मान को कम कर देता है, कुछ अंशतः कुछ सोख लेता है, ठीक है, जिससे इससे कम धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये भी धारा को कम करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं। लेकिन कौन सा प्रतिरोध देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध।
आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये जो प्लेट के बीच की दूरी है ना, एक ये मतलब इलेक्ट्रोड की, एक ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं d है, तो इस d के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी प्लेटों की बीच की दूरी के क्या होता है? समानुपाती होता है, प्लेटों की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी की क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी इसकी दूरी बढ़ाएंगे तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। घटाएंगे तो घट जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जो R होता है वह समानुपाती होता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता के, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, ठीक है, यानी जो अपघट्य इसमें यूज कर रहे हैं इसकी सांद्रता बढ़ाएं, सांद्रता मतलब उसको गाढ़ा करेंगे तो प्रतिरोध का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सांद्रता। तनु मतलब पतला, पतला करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो सांद्रता के क्या होता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सांद्रता घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए अगला एक और है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? एरिया के, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसका जो एरिया आपका विद्युत अपघट्य में डूबा होता है, जितना एरिया इसका विद्युत अपघट्य में डूबा होता है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका एरिया है? तो डूबे हुए इलेक्ट्रोड का है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का, ठीक है, डूबे हुए इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? आंतरिक प्रतिरोध के। तो बात समझ में आया होगा आंतरिक प्रतिरोध क्या है। आपको बस ये तीन बातें याद रखना है आंतरिक प्रतिरोध के, ये तीन बातें याद है तो आप आंतरिक प्रतिरोध को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप बता दीजिए, जैसे परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है प्रतिरोध, उसी तरह सेल के अंदर जो उसमें हम घोल का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघट्य का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या करता है कि धारा के मार्ग को, धारा में क्या करता है? कमी लाता है, यानी जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसको अंशतः कुछ कम कर देता है और उसको कम करके किस में कन्वर्ट कर देता है? ऊर्जा में निकाल देता है, ठीक है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। तो इस धारा के जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है ये जो सेल के अंदर, इसको हम नाम दे देते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या नाम दे देते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इतना समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, आपको एक रिलेशन निकालना है सेल के विद्युत वाहक बल E तथा विभवांतर V में संबंध, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं उसको, E, ठीक है, और V में संबंध, V में संबंध निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको फार्मूला एक पता है, फार्मूला क्या है कि I बराबर आपको पता है कि क्या होता है? V/R होता है, V/R होता है। V क्या है? तो विभव है, V क्या है? विभव है, और R क्या है? प्रतिरोध है, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में भी कुल प्रतिरोध है, ठीक है, कुल प्रतिरोध है। बात समझ में आई है? तो चलिए I बराबर, ये आपको फार्मूला पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि E बराबर क्या होता है? W/Q, और क्या होता है? V बराबर भी क्या होता है? W/Q, यानी विद्युत वाहक बल बराबर भी होता है E/Q, और V बराबर भी आपको पता है W/Q होता है, विभवांतर आवेश को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखिए यहाँ से ये इक्वेशन, जिसका ये दोनों इक्वेशन है, इसका RHS बराबर है तो LHS तो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हम इस फार्मूला, यहाँ से E बराबर भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? E/R हो जाएगा, E/R। एक ये फार्मूला यहाँ से आपको मालूम चले, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये सेलों को समायोजन में काम करेगा ये फार्मूला, ठीक है, क्योंकि जब सेलों का समायोजन करते हैं तो हम धारा का मान निकालते हैं। जिस तरह हम लोग प्रतिरोधों का समायोजन किए थे तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे, उसी तरह जब हम सेलों का समायोजन करते हैं तो हम तुल्य धारा का मान निकालते हैं कि उससे धारा हमें कितना प्राप्त होगा, ठीक है, टोटली। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। बस समझ में आइए। चलिए देखिए यहाँ पे I बराबर E/R हो गया। E क्या है? आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत
वाहक बल है और R क्या है तो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध मतलब आपको पता ही है E और V में संबंध निकालना है तो सेल, एक तो सेल के अंदर प्रतिरोध कार्य करेगा R स्मॉल r और सेल के बाहर कैपिटल R। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं I बराबर E अपान कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका त्रियक गुणा कर लेते हैं, त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा I इंटू स्मॉल r प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो I इंटू कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E हो जाएगा। ओम के नियम से आपको पता है, ओम के नियम से आपको क्या पता है कि जो V बराबर होता है I इंटू R होता है। ओम का नियम आपको बोलता है, ओम्स लॉ के अनुसार क्या है, V बराबर I इंटू R। तो यहाँ पे हम I इंटू R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V। तो हो जाएगा I R प्लस V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आप जिसका भी मान निकालना हो निकाल लीजिए पक्षांतर करके। ठीक है, देख लीजिए इतना हो गया। तो इतना याद रखिए, या यहीं से आप I इंटू R बराबर ये फार्मूला आता है E माइनस V, ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यहीं आपको बुक में भी देता है इतना, या यहाँ से I का मान निकाल देंगे तो बटे में R हो जाएगा, या I बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V अपान R। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे पास हो गए सब। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, ये लाइनिंग की वजह से ही ये ज़्यादा वो हो जा रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पता है क्या क्या नोट करना है। एक तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि I बराबर क्या होता है, E अपान R होता है। अब उसके बाद से हमें निकालना था E और V में संबंध। तो देखिए E है और V भी है, संबंध यही है। ठीक है, I इंटू R बराबर E माइनस V। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R भी है, स्मॉल R यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो E V और स्मॉल R में भी संबंध जो आपसे पूछेगा तो यही आएगा। ठीक है, इसी को आप लोग बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों दिख रहा है, धारा भी है। तो ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तो फार्मूला एक ही है क्योंकि इसी से बना है। तो इसमें से किसी एक को याद रखिएगा, उसके बाद से पक्षांतर करके किसी का भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सेलों का संयोजन में इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आई है? तो चलिए इतना आप लोग समझ गए कि ई भी में जो संबंध होता है I इंटू आर बराबर ई माइनस भी, ये मेन है। ठीक है, यही मेन आपका इक्वेशन देता है बुकों में भी। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं सेलों का संयोजन। सेलों का भी संयोजन हम किस दो क्रम में करेंगे, एक श्रेणी और समांतर। दो ही संयोजन चलता है हमारा फिजिक्स में। ठीक है, चलिए नोट करिएगा, शॉर्ट रिसीन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं सेलों का संयोजन। ठीक है, सेलों का संयोजन, तो इसका भी हमने अभी बताया कि जिस तरह प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीकों से किया, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेलों का भी संयोजन दो तरीकों से करेंगे। पहला क्या होगा बच्चों, बता दीजिए, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। दूसरा क्या है, समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इसमें भी हम लोग देखिए, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे थे जिस तरह श्रेणी क्रम में, उसी तरह सेलों का संयोजन करेंगे। यानी एक सिरा, सेल का पहला सिरा से दूसरे सेल के, ठीक है, इसका एक छोटा एक बड़ा बना दे रहे हैं, इससे जनाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल है। इस तरह क्या किए रहते हैं, ऐड किए रहते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है, इसे डॉट डॉट करके जितना भी सेल जोड़ना चाहे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जिस तरह प्रतिरोधों का हम लोगों ने सेलों का प्रतिरोधों का पहला दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को ऐड किया था, उसी तरह सेल का जो दूसरा सिरा है इस सेल के पहले सिरे से ऐड कर देंगे। उसी तरह इसका ऐड कर दिए हैं, इसका ऐड कर दिए हैं। तो ये जो बन रहा है श्रेणी, ठीक है, सॉरी, ये जो क्रम बन रहा है हमारा, कौन सा क्रम बन रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करते हैं इसको, इसका यूज कब करते हैं, तो हम लोग का जब सेल का, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है, ठीक है, कम हो तब किसका यूज करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तब हम लोग इस श्रेणी का उपयोग करते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने पीछे ही बता दिया प्रतिरोधों के संयोजन में ही कि श्रेणी का प्रयोग करते हैं प्रतिरोधों को बढ़ाने में और समांतर का प्रतिरोधों को घटाने में। तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो उसको बढ़ाना है तो उसके लिए हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम सेल को यूज किए हैं तो मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होगा, इसका भी विद्युत वाहक बल ई, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर, इसका भी आर। अब बाह्य प्रतिरोध कितना होगा, तो बाह्य प्रतिरोध हमारा आर होगा, ठीक है। तो आपको हमने फार्मूला बताया कि आपको याद रखना है। चलिए पहले वो हाँ लिख लेते हैं। आई बराबर आपका क्या होता है, ई अपान आर होता है, ठीक है। आर का मतलब कुल प्रतिरोध हमारा होना चाहिए, कुल प्रतिरोध है। आर का मतलब ये आर नहीं, सिर्फ कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल प्रतिरोध में क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को ऐसे ना लिखने से बेहतर है आप यहीं लिख लीजिए कि आई बराबर ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो आपको तो कुल विद्युत वाहक बल भी निकालना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका भी विद्युत वाहक बल ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, ऐसे डॉट डॉट एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, यानी कुल विद्युत वाहक बल हम निकाले, कुल विद्युत वाहक बल निकाले, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 5 लड़कों को 5 पेन देना है तो हम कितनी पेन खरीदेंगे, तो गुणा करते हैं ना, 5 लड़कों को 5-5 पेन देना है, ठीक है। तो 25 5 बचे 25 पेन खरीदेंगे तो सबको मिल जाएगा। तो इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, ऐसे करते करते एन तक हैं। तो हम कुल निकालना है तो क्या करेंगे, एन से ई में गुणा कर देंगे तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल निकल के कितना जाएगा, एन इंटू ई। उसी तरह कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल स्मॉल आर कर देने कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अब इसी का मान इसमें रख देंगे तो जो कुल धारा हमें प्राप्त होगी, आई जो प्राप्त होगी कितना हो जाएगा, एन ई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा तुल्य धारा। जब सेलों को किस श्रेणी में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन किए हैं, तो उसकी जो तुल्य धारा निकल के आएगी एन इंटू ई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। एन क्या है, सेलों का संख्या है कि कितने सेल यूज किए हैं, ठीक है। जितना सेल होगा उसका संख्या यहाँ पे रख के और जो भी मान होगा उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो धारा का मान निकल के आ जाएगा। तो इससे आप लोग इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा, बात समझ में आएगी। चलिए दूसरा हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन कब हम करते हैं, तो जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, बहुत ज़्यादा होगा तो किस क्रम का प्रयोग करेंगे हम लोग, समांतर क्रम का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह इसका भी जो सेलों का पहला सिरा होगा, जितने सेल यूज करेंगे उनका पहला सिरा एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो बनेगा क्रम, समांतर क्रम। जैसे ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ठीक है। तो इनके जो ये हैं, इधर वाला जो सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इधर का जो सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो बनेगा समायोजन, ठीक है, ये जो समायोजन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा समायोजन, तो समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं इसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है, इसका आर है और इसका आर है, ठीक है। तो चलिए समांतर क्रम संयोजन में आपको पता है भी नहीं बदलता है, अब भी बराबर ही ई होता है। अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि क्यों, क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है, W अपान Q, और भी बराबर भी क्या होता है, W अपान Q। तो ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में तो बराबर होगा। तो आपको पता है कि समांतर क्रम जब संयोजन करते हैं सेलों का तो उसमें भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे भी क्या ई बदलेगा, नहीं,
तो ई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ई जो होगा ई होगा, मतलब उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो हम कुल विद्युत वाहक बल लिखे तो कितना आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई, ठीक है। अब बात करते हैं इस आर की, आंतरिक प्रतिरोध की, तो एन सेल लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब प्रतिरोधों का संयोजन हम जो समांतर क्रम पढ़े थे तो उसमें क्या था, 1/r बराबर ऐसे निकाल रहे थे ना। तो उसी तरह इसका हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालें, स्मॉल आर को निकालें तो कितना हो जाएगा, n है ना, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये निकालेंगे तो 1/r करेंगे, 1/r बराबर कितना हो जाएगा, तो n/r हो जाएगा, n/r। इसको हम कैपिटल R डैश कर ले रहे हैं क्योंकि ये भी R है ये भी R, तो नहीं मजा दे रहे, ठीक है। तो जो कुल आंतरिक प्रतिरोध हम निकालें तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, n/r, क्योंकि n है ना तो n/r हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ से r डैश का मान निकाला है, r डैश का मतलब आंतरिक प्रतिरोध है, तो यहाँ से r डैश हम निकालें, यानी इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट लेंगे तो हो जाएगा r/n हो जाएगा, r/n। आपको फार्मूला पता है कि I बराबर क्या होता है, E ब्रैकेट में आंतरिक प्रतिरोध को हम r डैश से डिनोट किए, यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध r डैश प्लस r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख दें इसका मान रख दें तो I बराबर क्या हो जाएगा, E, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध हमारा E होगा, r डैश का मान कितना है, r/n प्लस r, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए, त्रिय गुणा कर दीजिए, त्रिय गुणा करके कर देंगे तो आ जाएगा, n ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, हो जाएगा I बराबर n इंटू ई बटे में r प्लस n इंटू r। ये आपका आ जाएगा क्या, तुल्य धारा का मान आ जाएगा, कब, समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो ये वाला इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दो आपको इक्वेशन याद कर लेना है, इसके थ्रू हम लोग धारा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ई और स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको पता है ना क्या है, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। एन क्या है, सेलों की संख्या है, जितने सेल होंगे उनका मान रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हाँ, एक और आपको दिखा दे रहे हैं डायग्राम। इस डायग्राम में क्या दिया है आपको कि इसमें बताया है कि दो सेल हैं तथा दो प्रतिरोधों के क्रमशः समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम समूहन से प्राप्त सेल के विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध को दर्शाया गया इस श्रेणी में। तो आप इसको देख के जो समझ में आ रहा है कुछ तो समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन यही है जो हमने यहाँ पे जो समझाया है वहीं यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। दो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक किरचॉफ का नियम बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और दूसरा हीटस्टोन सेतु, दोनों ही बिल्कुल खास हैं। तो इसको मिस ना करने के लिए, ठीक है, कल आप लोग टाइम से आ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।